मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 17 साल थी जब मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा और पापा को यही लगा कि ये मेरा चलाया हुआ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मज़े से सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वे तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसलिए सभी कमरों में जा रहा था। और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया और चोर तो वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी शामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझे कहा कि ये तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर चोर था तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्ची के पीछे पड़ गए हो, अभी इसकी उम्र क्या है। हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बेगैरत इंसान नहीं हूँ, बल्कि इससे पहले कि ये कोई गुल खिला दे वे आदमी इस कमरे में था। फिर वे क्या कर रहा था। मेरे माँ बाप एक दूसरे से इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसे उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही बद किरदार हूँ और मैंने उसको घर पर बुलाया है। वे शख्स जो भी था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरे साथ इसका चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती। मेरे पापा ने ज़्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला उससे उन्होंने मेरी शादी करा दी। उस घर में मेरा एक पति, एक देवर और सास और एक छोटी सी ननद थी। ये लोग हमारे से काफ़ी गरीब थे और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उनकी जहानियत पहले ही मुझ तक पहुंच गई, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले में घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि ये तो बड़े अजीब से लोग हैं, इनके घरों में तो हर टाइम गाने बजने की आवाज़ आती रहती है और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। उसे किसी की परवाह नहीं होती। बेटे को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटे की फिक्र नहीं है और इसकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी तो मेरे पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई, मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी है। उसका नाम जैन था। मेरे पति का रवैया मेरे साथ ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से निकाह करना है तो वे लोग भी मान गए, क्योंकि वे भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे ही निकाह हो गया। ख़ानदान में कोई रस्म नहीं की। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे किसी की मैयत है, और ये मेरे लिए मैयत ही थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई कि उसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक़ नहीं है। मैं हैरान थी कि ये लड़का किस किस्म की फ़िज़ूल बातें कर रहा था। वैसे मैंने आपको ये बताना था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, 2 घंटा देर से आएंगे। आपने सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस कमरे में वे 2 घंटे मेरे साथ बैठे। उसका यहाँ क्या काम था। उसने कहा कि आप 2 घंटे बात कर लेना, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। एक तो भाई है हमारा और भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है और मैंने सोने की एक्टिंग की।
वे वहाँ से चला गया और मैंने सुख का सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त सही कह रही थी, उन लोगों को किसी का भी लिहाज नहीं था। ये बात बताने के लिए मेरी ननद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया, मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वे कमरे में आए, लेकिन मेरे पति का रवैया ठीक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी, इसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी कि वे मेरा उसी हवाले से लिहाज करता, और उसने लिहाज किया भी नहीं। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसी ही हुई थी जैसी ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। उस घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। नमाज वगैरह तो कोई पढ़ता नहीं था और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी ननद भी अजीब और गरीब किस्म के कपड़े पहनकर बिना आस्तीन के कपड़े पहनती थी और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था और मेरी सास या तो पूरे दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती और या फिर रोमानी नॉवल पढ़ती रहती। भला उसकी उम्र थी ये सब कुछ करने की। नमाज होती तो कोई सर पर दुपट्टा नहीं करता था। अगर टीवी लगा होता कि कोई टीवी की आवाज़ हल्की नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़वाता हूँ, आपने बताना है कि चीज़ क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 500 रुपये दूँगा। मैंने कहा मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वे घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनाए हैं, जब कपड़े ख़राब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, तो वे माँ हर महीने के 2 सूट बना देती हैं, तुम्हारी भी बना देंगी, तो उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले ये बात ठीक लगी, लेकिन पति का बीवी को खर्चा ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये उसका फ़र्ज़ है और उसने पहले ही इस पर से हाथ धो लिया, जबकि ये फ़र्ज़ तो उसे सारी ज़िंदगी निभाना था। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। उसकी बीवी थी, मुझे उसे अपनी काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 500 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वे ज़रूर मुझे कोई बच्चों वाली गेम खिलाने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ थमा दूंगा, आपने मुझे बताना है कि वे चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी अगर आप बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे हाथों में कोई चीज़ थमा दी। मैंने जब उस चीज़ को पकड़ा तो मुझे वे चीज़ बहुत अजीब लगी। वे चीज़ काफ़ी नर्म थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वे मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताएं ये क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं हार गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास हो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं भी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और अगर आप हार गई तो मैं आपको 1000 दूँगा। मैंने कहा कि मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से मेरे हाथ में वही चीज़ दे दी। वे चीज़ थोड़ी गीली गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं, इसलिए जो पैसे हैं वे आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा क्यों भाई आपको पैसे नहीं देते? तो मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते।
उसने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा आपके पास 1000 रुपये हो गया है। मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी और अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूंगी, लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 क्या 1 रुपये भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता कि मैं 2 दफ़ा भी कोशिश करने के बावजूद भी जीत नहीं सकी। तो आज मेरे पास 1000 होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ जाती, मुझे बहुत बुरा लगता। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ लेकर जाऊं। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि अप्पी हमारे घर आई हैं, हमारे लिए कोई चीज़ लाई होंगी। पापा ने तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि ये भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि अपने पति पर भी नहीं, तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, तू अपने पति पर भी नहीं करना, क्योंकि वह भी एक आदमी है। अगर आदमी की मोहब्बत पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और अगर वह उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है, और अगर उस मोहब्बत पर गुरूर करती है तो फिर वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। खैर 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मेरी ननंद किचन में खड़ी कुछ बना रही थी। घर का खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी, बाजार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती। दाल रोटी तो उसको पसंद ही नहीं थी। कभी कभी तो घर से बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और मेरी ननंद जाकर उठा लेती। ये खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी है जिससे ये खाने पीने की चीज़ें मंगवाती है। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली है वह अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है पहचान ले। मेरी ननंद पूछने लगी कि कौन सी शर्त की बात कर रही हो, मैं भी खेलूँगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम जीत गए तो 500 रुपये मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूँगी। उसे 500 रुपये निकलवाने का अच्छा मौका है, उसे वैसे मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वह गेम में इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, उसके साथ क्यों नहीं लगा सकते शर्त, मेरे साथ लगा सकते हो, वह तो तुम्हारी अपनी बहन है। तो मेरे देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूँगा, आप किसी को नहीं बताइएगा। वह वहाँ से चला गया और मेरी ननंद ने मुझसे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बात बता दी। वह भी कहने लगी भाभी मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, ये जो मेरा भाई है बचपन में खुले गटर में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी। बस ये पागल है, आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताइएगा, नहीं तो उसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी उसको ऐसे मारते थे जब ये कोई हरकत करता है। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है। उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाइयों में ये सब कुछ बहुत होता है, वे एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया था, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत नहीं सके तो फिर वह चीटिंग करता है, और मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा ये शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 दे देना, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 दे दूंगी। मेरा देवर तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्तों में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ये शर्त ज़रूर खेलूँगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल को बहुत मज़ा आएगा, अगर आप हार गई तो पूरे 5000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। जब मेरा पति घर आ जाता था तो वह मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन उसका मतलब ये होता था कि मुझे कमरे में जाना है।
मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता कि मेरे लिए चाय बनाओ, कपड़े निकाल दो। उसने कहा कि तुम इससे बातें कर रही थी, तुम्हें पता है ये पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब? आपकी बहन भी कहती है कि ये पागल है और आप भी कहते हैं ये पागल है। मुझे तो ये पागल नहीं लगता। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, उससे दूर रहा करो। ये बात करते करते अचानक पटरी से उतर जाता है। मैं दिल में सोचने लगी कि ये तो आपने सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लग जाती हैं जो एक सास कभी भी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उसको पता नहीं था जिसने सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक़ रख रखा था। और उनके बारे में भी किसी को पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहे थे। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है और उनको शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरी सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हम सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी जो पूरे 3000 की थी। लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पति से मांगे थे लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह का जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उसे जवाब दे सकती थी कि औरतों का नमाज ना पढ़ना, घर से बेपर्दा होकर निकलना, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी गुनाह होता है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और मैं खामोश हो गई। मैं उस चीज़ को कभी नहीं देखा था जो मेरा देवर मुझे पकड़ा देता था। लेकिन अब मैं उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत नर्म सी चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बाल भी होते थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? और जब मैं आंखें खोलती तो वे चीज़ गायब हो जाती। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले आई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बांधो। वह भी मान तो गया। उसने वह दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वह बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े का था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ पकड़वा दी। जैसे ही मैंने वह चीज़ देखी मैं बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि मैं उसे पकड़ कर लाया हूँ, वह तो जहरीला होता है, ये तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा ये मेरा दोस्त है, मैंने उसका नाम रखा है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गए। मेरी सास और मेरी ननद भी, उन्होंने भी ये मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जहाँ से उसे उठा कर लाए हो वहाँ छोड़ कर आओ, तुम्हें काट गया तो तुम मर जाओगे। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया गया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कह रहे थे कि ये पागल है तो हम कोई मजाक कर रहे थे, क्या ये सच में पागल है? मैं तो हैरान ही रह गई। इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था। फिर मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि उसको एक दफ़ा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है। इसलिए हम लोग भी इससे ज़्यादा बात नहीं करते। उसको उसके हार पर छोड़ दिया है। ना तो ये पढ़ाई करता है और अचानक से बदल जाता है और जानवरों के साथ तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठा कर ले आता है तो कभी किसी जानवर का बच्चा उठा कर ले आता है। वह कुत्ते के बच्चे को उठा कर ले आया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब कंपनी में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, ये तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो तो भी तुम मुझसे नहीं मांगो, मेरी बीवी हो मुझसे ही मांगोगी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद मैं भी देवर से दूर रहती थी। वह तो सच में पागल था। धन्यवाद दोस्तों।